बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी पेपर फर्स्ट के इस वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एनर्जी फ्लो के मॉडल्स के बारे में पढ़ा था। उससे पहले हमने एनर्जी फ्लो के जो नियम थे उसके बारे में पढ़ा था और उन नियम को प्रूव करने के लिए जो मॉडल्स दिए गए थे उनके बारे में हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था। और एनर्जी फ्लो को समझाने के लिए 4 मॉडल्स के बारे में हम लोगों ने विस्तृत रूप से अध्ययन किया था और निश्चित रूप से वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप अच्छे से उनका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में ये मॉडल्स निश्चित रूप से पूछे जाते हैं और जब हम एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ते हैं तो ये मॉडल्स निश्चित रूप से हमारे समझ में आने चाहिए। आज का जो हमारा वीडियो है ये उसके आगे चल रहे हैं हम लोग, और ये है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जिसका पहला भाग लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। जब हम लोग इकोलॉजी की परिभाषा पढ़ रहे थे उस वक्त हमने ये कहा था ऑर्गेनिजम्स का वातावरण के साथ संबंध, वो थी हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी को हमने इकोसिस्टम में कन्वर्ट किया था और उसके अंदर हमने 2 चीज़ें ऐड की थी कि हमारे इस संबंध में 2 कार्य होते हैं। एक कार्य हमारा ये था फ्लो ऑफ एनर्जी और दूसरा था हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। एनर्जी फ्लो में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि एनर्जी वन वे चलती है, सूर्य से चलकर वो प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स के अंदर आती है और वहाँ से वो फिर आगे चलकर हार्बिवोर्स, कार्निवोर्स, इस तरह से उसका एक वे होता है और उस वे में वो चलती चली जाती है। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में हम लोगों ने शुरू में इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपको बताया था कि ज़मीन में जब प्लांट की जड़ जाती है, रूट जाती है, उस रूट के माध्यम से वो पानी को एब्जॉर्ब करता है और उस पानी के साथ में बहुत सारे मिनरल्स साथ में आते हैं और जब तक वो मिनरल्स प्लांट में नहीं आएंगे तब तक आगे की प्रोसेस यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है वो शुरू नहीं हो पाती है, क्योंकि प्लांट के अंदर जो क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल को बनाने वाले भी यही मिनरल्स या आयंस होते हैं मुख्य रूप से, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सारे आयंस हैं, ये सब मिलकर बनाते हैं। और जब हम लोग इकोसिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे तो एबायोटिक के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि 40 प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए आवश्यक होते हैं और 40 में से कुछ मैक्रो होते हैं और कुछ माइक्रो होते हैं। और मैक्रो के अंदर हमने बात की थी कि 9 एलिमेंट्स हैं जिनका होना मस्ट है और उनके बारे में विस्तृत रूप से हम लोगों ने अध्ययन किया था। तो आज का जो ये टॉपिक है ये है आपका बायोजियोकेमिकल साइकिल्स के बारे में, जो कि इकोसिस्टम का लास्ट टॉपिक होगा आपका, और यूनिट नंबर फर्स्ट का भी वैसे ये लास्ट है, लेकिन अभी तक फैक्टर्स बाकी है जिसका अध्ययन हम लोग आगे चल के करेंगे। फिर से ये सिलेबस आपके सामने है। इसके अंदर जो रेड कलर का पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है और ग्रीन वाला जो पार्ट है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इसको आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ऊपर की तरफ ब्लैक कलर में इकोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन है, ये बचा हुआ है, ये बायोजियोकेमिकल साइकिल के बाद में हम लोग करेंगे। तो आज का टॉपिक है बायोजियोकेमिकल साइकिल के बारे में। और डियर फ्रेंड्स, जो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है, जैसा कि मैंने इनकी इम्पोर्टेंस के बारे में अभी आपको बतलाया कि ये हमारे लिए पर्टिकुलरली प्लांट के सेंस में उपयोग क्यों होती है। जैसा कि मैंने कहा, वातावरण के अंदर गैसेस होती है, प्लांट्स उनको गैसों को ग्रहण करते हैं, फोटोसिंथेसिस में पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, और ज़मीन से पानी के साथ जो दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, इन सब को लेकर वो अपना काम चलाते हैं। किस तरह से ये काम चलता है उसके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा। और उस क्रम में पहले जो साइकिल होगी वो हमारी हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होगी, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये एक फॉरेस्ट का सीन आपके सामने है। बहुत लंबे लंबे प्लांट्स देख पा रहे हो, केवल उसका स्टेम वाला पार्ट आप देख पा रहे हो, और नीचे उन प्लांट से टूटकर जो लीव्स गिरती है वो ज़मीन के ऊपर बिल्कुल फर्श के ऊपर बिखरी हुई है
और पूरे धरातल को कवर किए हुए हैं। और इन लीव्स के ऊपर जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगेंगे, बैक्टीरिया लगेंगे, तो इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अल्टीमेट वापस इनको मिट्टी में मिला देंगे। जैसा हम बात कर रहे हैं, जो भी पानी के साथ में जो भी मिनरल्स आते हैं वो प्लांट्स के अंदर चले गए, और प्लांट्स में जाने के बाद सारी प्रक्रिया कंप्लीट हो गई और अल्टीमेट लीव्स वापस ज़मीन पे गिर गई है, और वो चीज़ जो ज़मीन से आई थी वो वापस ज़मीन में चली जाती है। तभी तो हम कहते हैं मिट्टी से आए हैं और मिट्टी में ही जाना है। ये पत्ती लीव्स आप देख रहे हो, अगर इन प्लांट्स के कोई भी पार्ट्स, फ्रूट्स है या सीरियल्स है, अगर हम लोग उनको खा लेते तो अल्टीमेट हमें भी तो मिट्टी में ही जाना है। तो कोई भी वे हो, अल्टीमेट ये सारे मिनरल्स है वो मिट्टी में चले जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं और जो एबायोटिक कंपोनेंट्स का बायोटिक कंपोनेंट्स में जो परिवर्तन होता है और वापस उसका इनऑर्गेनिक फेज में जाना, यही एक चक्र कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एनर्जी फ्लो को हमने वन वे कहा था, एक बार यूज होने के बाद में वो दोबारा से यूज नहीं होती है, लेकिन इन मिनरल्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। तभी तो हम कहते हैं कि ये एक चक्र के रूप में चलता है और बार बार दोबारा से हम इनको काम में ला सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो इन मिनरल्स के बारे में है। तभी हम इसको चक्र कहते हैं, साइकिल्स कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जो हमारी बायोजियोकेमिकल साइकिल्स है या जो अर्थ साइंस है, उसके अंदर जो मेन बात बताई गई है कि एक चक्रण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से वो प्लांट उसको यूज करता है और वापस से वो किस प्रकार से ज़मीन में चला जाता है, उसके अकॉर्डिंग इनको हम अलग अलग भाग में बांट सकते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स पर्टिकुलरली दो रूप में हमारे सामने आते हैं, एक गैसेस के रूप में, एक सॉलिड के रूप में, और इन दोनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। गैसियस के अंदर जैसा कि मैंने अभी कहा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, इनके बारे में, हाँ कार्बन है, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और जो सेडिमेंट्री है उसमें पर्टिकुलरली हम लोग फॉस्फोरस के बारे में, सल्फर के बारे में मुख्य रूप से हम लोग पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बार बार मैं इन सब चीज़ों को रिपीट करता रहता हूँ। अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था में परिवर्तन और उन जैविकों के इनऑर्गेनिक में पुनरागमन का प्रारूप चक्र है। सभी प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र अपने अंतर्गत पोषक रसायनों को जैविक टिश्यूज में संग्रह करके उन्हें संरक्षित रखते हैं, किंतु प्राणी या पादप के विनाश के पश्चात उनके वियोजित होने अथवा सड़ने पर जितने भी मिनरल्स होते हैं वो वापस फ्री हो जाते हैं। इस प्रकार केमिकल जो मिनरल्स का निर्माण, उपयोग, विघटन, वियोजन तथा मुक्त होना एक चक्रीय रूप में कई चरणों में संपन्न होता है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। ब्रॉड सेंस में गैसियस साइकिल्स, सेडिमेंट्री साइकिल्स दोनों के एग्जाम्पल है वो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। गैसियस साइकिल में पहला जो एग्जाम्पल होगा हमारा वो है आपका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल, क्योंकि पानी वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। उसके बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर 90% जो पानी, जो सेल्स है उसमें 90% है वो पानी होता है, और पानी है वो अलग अलग बॉडीज़ के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, वापस इवेपोरेट होता है, ठंडा होकर संघनित होकर वापस वो ज़मीन पे आ जाता है बरसात के रूप में, और एक चक्र है वो लगातार चलता रहता है। और ये चक्र का ही परिणाम है कि आज हम लोग एक निश्चित क्रम के अंदर बंधे हुए हैं। अगर जब तक पानी की उपलब्धता नहीं होगी, कोई भी साइकिल है वो आगे नहीं चल पाएगी। हम जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी सभ्यताओं का डेवलपमेंट हुआ है, जितनी भी सभ्यताएं पनपी है, वो सारी की सारी पानी के पास में पनपी है। ये हम बहुत अच्छे तरह से जानते हैं। एक डायग्राम के माध्यम से आपको ये दिखलाया गया है कि किस प्रकार से पानी है वो ज़मीन पर आता है और वापस किस प्रकार से वो ऊपर चला जाता है। नदियों के माध्यम से जितने भी पॉन्ड्स हैं, ओशियंस हैं, और जो अंडरग्राउंड पानी है जो वाटर टेबल के रूप में है, निश्चित रूप से ये इवेपोरेशन के माध्यम से जाता है, और प्लांट्स लगातार ट्रांसपायरेशन के थ्रू पानी को छोड़ते रहते हैं, और ये
भाप के रूप में ऊपर वापस जाके बादल बन जाते हैं और वहाँ से वापस एक बरसात के रूप में ये ज़मीन पर आ जाते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चक्र है, इस चक्र को हम बहुत अच्छे तरह से पहचानते हैं क्योंकि ये चक्र है वो हमारे लिए कोई नया नहीं है। एक आसान से चित्र के माध्यम से आप इस डायग्राम को देख सकते हो और इससे बिल्कुल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बरसात से पानी हमारे पास में आता है और इवेपोट्रांसपायरेशन के द्वारा पानी वापस चला जाता है। फिजिकल सरफेस से उड़ के जो पानी जाता है उसको हम कहते हैं इवेपोरेशन, और जो प्लांट से उड़कर पानी जाता है उसको हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन, और दोनों को मिलाकर हम कहते हैं इवेपोट्रांसपायरेशन। डियर फ्रेंड्स, पानी की जो बायोकेमिकल साइकिल्स या हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स जिस तरीके का वर्णन करना है उसमें पानी को प्रवाह किया जाता है और पूरे पृथ्वी के सिस्टम में जो भी पुनर्नवीनीकरण किया जाता है, अपवाद के बिना सभी जीवित जीवों को वो जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, जिसके कारण ये पृथ्वी पर मौजूद सभी पदार्थों में से सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जटिल जीवों में इसका उपयोग विटामिन और खनिज पोषक तत्वों को डिजोल्व करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही इसके बाद इन पदार्थों के साथ साथ हार्मोन्स, एंटीबॉडी, ऑक्सीजन और शरीर के बाहर और बाहर के अन्य पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक एंजाइमेटिक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भी सहायता करता है और उसका उपयोग टेम्परेचर रेगुलेशन के लिए किया जाता है। निश्चित रूप से पानी है जिसके बिना हम हमारी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हम लोग बहुत अच्छे से इस चीज़ को जानते हैं। और डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि जो बायोकेमिकल साइकिल है वो जो वेदर कंडीशन है, मौसम की जो अवस्था है उसके अनुसार पानी है वो अलग अलग रूप में हमारे पास होता है और चारों तरफ एक ह्यूमिडिटी के रूप में वातावरण के अंदर प्रेजेंट है। पानी किसी भी रूप में ज़मीन पर जो आता है, भले ही वो बरसात के रूप में हो, भले ही वो नमी के रूप में हो, भले ही वो ओलों के रूप में हो, भले ही वो ओस के रूप में हो, किसी भी रूप में जो पानी आता है हमारे यहाँ पर, उन सब को मिलाकर एक शब्द हम यूज करते हैं और वो है प्रेसिपिटेशन। निश्चित रूप से प्रेसिपिटेशन का होना बहुत ज़रूरी है। भौगोलिक स्तर पर पानी की बायोकेमिकल साइकिल मौसम पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। टेम्परेचर और पानी की मूवमेंट सभी मौसम सिस्टम पर प्रभाव पड़ता है। चूँकि वाटर अपने विभिन्न रूपों, जैसा मैंने अभी आपसे कहा, वाष्प के रूप में, तरल के रूप में, बर्फ़ के रूप में अपने परिवेश के साथ इंटरेक्ट करता है। ये वायुमंडल के तापमान और दबाव को बदलता है, हवा, बारिश और धाराओं का निर्माण करता है और पृथ्वी की संरचनाओं को बदलने में और वेदरिंग के माध्यम से चट्टान के लिए जिम्मेदार है। कितने महत्वपूर्ण काम है वो इसके द्वारा होता है और यही बात इस स्लाइड के माध्यम से हमने बताई है। यद्यपि जल चक्र के लिए कोई वास्तविक शुरुआत नहीं है, फिर भी दुनिया के 97% पानी महासागरों के भीतर कलेक्शन है। इसलिए शुरू करने के लिए यही एक सबसे बड़ी तार्किक जगह है, वो है। डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट सी से हमने शुरुआत की है। जो बायोजियोकेमिकल साइकिल की जो हमने शुरुआत की है वो पानी से हमने शुरुआत की है, क्योंकि पानी के बिना जीवन नहीं है, पानी के बिना कुछ भी नहीं है, पानी के बिना हम अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते, भले ही वो प्राणी हो और वो भले ही प्लांट्स हो, क्योंकि जीवन है वो प्राणी में भी है, जीवन है वो प्लांट्स के अंदर भी है। इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि शुरुआत है वो हमारे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से हो। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि किस रूप में पानी हमारे यहाँ पर आता है और किस रूप में ये वापस चला जाता है। ये क्रम है वो लगातार बना रहता है। जिस धरती पर पानी की अधिकता होती है वहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और जहाँ पानी की बहुत कमी होती है वहाँ रेगिस्तान पाए जाते हैं। जैसा कि हम लोग रेगिस्तान में रहते हैं और हमसे ज़्यादा बेटर इस पानी की महत्व को आई थिंक और कोई भी नहीं जान सकता है। इसलिए पानी का जो महत्व है उस महत्व को समझाने के लिए और किस प्रकार से ये प्रकृति में काम करता है उसको समझाने के लिए जो बायोजियोकेमिकल साइकिल का जो पहला पॉइंट था हमारा वो था हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में, और ये टॉपिक है वो आपका
ये पहला टॉपिक था बायोजियोकेमिकल साइकिल के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।